हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो सीरीज शेयर मार्केट बिगिनर टू एडवांस। और आज हम बात करेंगे एपिसोड 2 की, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि शेयर मार्केट में जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है उसका मतलब क्या होता है, कितनी टाइप की मार्केट होते हैं शेयर मार्केट में, और इसके अलावा कहाँ पर आपका शेयर डिपॉजिट होता है और ऑर्डर टाइप के बारे में बात करने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि शेयर मार्केट की बेसिक्स क्या होती है, और उसी के अकॉर्डिंग हम आके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि शेयर मार्केट के जो टाइप्स हैं वो क्या होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पॉइंट ये है कहने का, शेयर मार्केट में दो तरह की मार्केट होती है। पहली प्राइमरी मार्केट और दूसरी सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट उनके लिए होती है जो पहली बार अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में रजिस्टर करते हैं, जिसको हम आईपीओ कहते हैं। तो नॉर्मली वो आईपीओ एज अ बिट, एज अ आपको लॉट मिलते हैं जो आप प्राइमरी बुकिंग वहाँ से करते हो। बट नॉर्मली जो शेयर मार्केट में आप ट्रेड करते हो, खरीदते हो या बेचते हो, वो हम सेकेंडरी मार्केट में करते हैं, एनएससी और बीएससी में। एनएससी बीएससी हमने डिस्कस किया, स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे शेयर ट्रेड होते हैं। हम इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स शेयर को खरीदते हैं या बेचते हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज पे होता है, राइट। तो ये दो तरह के मार्केट है, और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमारी क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इक्विटी, यानी कि आप किसी भी कंपनी का शेयर अगर खरीदते हैं तो उस कंपनी का जितना भी शेयर आपने खरीदा है, दैट मीन्स आप उस कंपनी में उतनी इक्विटी ले लेते हैं, उतनी ओनरशिप ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपने एचडीएफसी बैंक का शेयर परचेस किया, तो आपने जितना भी शेयर परचेस किया वो आपकी इक्विटी हो गई उस कंपनी में। वन। सेकंड, डिविडेंड, यानी कि जब भी कंपनी का रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो जो भी उनका प्रॉफिट होता है वो अपने सारे इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट शेयर करते हैं। जो प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को मिलता है उसे कहते हैं डिविडेंड। देन बुल मार्केट, जब भी कोई मार्केट, हमारी जो शेयर मार्केट है, जब ऊपर की तरफ जा रही हो, ग्रोइंग मार्केट हो, तो हम उसको बुल मार्केट कहते हैं। और उसी तरह अगर वो फॉलिंग मार्केट हो, जैसा कि पिछले कुछ महीनों से आप देख रहे हैं, जब ईरान इसराइल का वॉर चल रहा है, तो हमारी जो मार्केट है वो बियर मार्केट बन चुकी है। और दस, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने जो अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, जो स्टॉक्स ले रखे हैं, म्यूचुअल फंड ले रखे हैं, राइट, उसमें आपने कितने शेयर्स रखे हुए हैं, तो आपका पोर्टफोलियो हो गया। तो पोर्टफोलियो इज अ काइंड ऑफ बास्केट जहाँ पे आपने अपने सारे इन्वेस्टमेंट को रखा हुआ है। सो ये आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अगर बिल्कुल नहीं क्लियर है कोई भी चीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं आपको उसको नेक्स्ट टाइम पे समझा सकूँ। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ कि आपका जो शेयर आप खरीदते हो, आखिरकार वो रखते कहाँ पर है। तो देखो, आप जब कोई भी शेयर बाई करते हो तो वो एक्सचेंज पे होता है, एनएससी या बीएससी पे होता है। पर वो शेयर खरीदने के बाद उसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई स्टॉक ब्रोकर जैसे ज़ीरोधा, ग्रो, डीमैट अकाउंट, एचडीएफसी स्काई, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, तो उनके पास वो शेयर्स की होल्डिंग नहीं होती है। वो जो होल्डिंग होती है वो एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास होती है। तो अगेन, एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों ही डिपॉजिटरी हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, अगर तो अगर आप किसी भी बैंक में जाके लॉकर में अपना पैसा रखते हैं, या फिर कोई अभी अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, तो उसी तरह से काम करता है एनएसडीएल और सीडीएसएल। तो ओवरऑल अगर आप शेयर्स खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, उसका जो पूरा हिसाब किताब है, पूरा जो ट्रैकिंग रिकॉर्ड है, एनएसडीएल या सीडीएसएल करता है। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से एक्सचेंज रेट पर शेयर खरीदा है या बेचा है। तो आप क्या करते हैं, आप किसी भी ऐप से, मान लीजिए ज़ीरोधा से, आपने क्या किया, आपने शेयर खरीदा। तो शेयर खरीदना और बेचने का जो पूरा प्रोसेस हो रहा है वो एक्सचेंज पे हो रहा है, जो एनएससी या बीएससी पे हो रहा है। और जैसे ही वो शेयर आपने खरीदा, तो वो जो शेयर है वो रिकॉर्ड उसका रखा जाता है एनएसडीएल या सीडीएसएल में। तो पहले क्या होता था कि आप अगर शेयर खरीदते थे ना, तो आप फिजिकल फॉर्म में खरीदते थे, आपको एक फिजिकल सर्टिफिकेट मिलता था। उसके बाद क्या हुआ कि जो फिजिकल शेयर्स हैं वो फिजिकल सर्टिफिकेट ना देके डीमटेरियलाइज कर दिया गया उसको, यानी कि फिजिकल शेयर डिजिटल फॉर्म में आ गए। वहाँ से डीमैट आया, डीमटेरियलाइज से वहाँ से डीमैट आया हुआ है। तो आपके फिजिकल शेयर डिजिटल फॉर्म में जो रखे जाते हैं वो डिपॉजिटरी में रखे जाते हैं, या तो वो एनएसडीएल में होंगे या सीडीएसएल में होंगे।
तो मान लीजिए आपने कहीं पर शेयर खरीदे और रखा हुआ है, चाहे वो ज़ीरोधा, ग्रो, कोई भी स्टॉक ब्रोकर पे, और इन केस अगर वो ऐप क्रैश हो जाती है या फिर बंद हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके शेयर उसके साथ चले गए। आप NSE BSE पर कांटेक्ट करके NSDL और CDSL जहाँ पे भी आपका शेयर रिकॉर्ड हुआ है, रखा हुआ है, उसे आप दूसरे डीमैट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने थोड़ा सा इस पे ज़्यादा वक्त दिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टॉक ब्रोकर। तो अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे हालांकि स्टॉक ब्रोकर। सो स्टॉक ब्रोकर क्या होते हैं? इट्स अ मीडिएटर। तो ये एक मिडिल मैन होते हैं जो आपको शेयर मार्केट से शेयर खरीदने और बेचने में हेल्प करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ज़ीरोधा ले लो या क्रू ले लो, जो ये मार्केट में सबसे ज़्यादातर यूज़ होते हैं वॉल्यूम बेसिस पे, तो आप क्या करते हो? आप यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करते हो। जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, फिर आप मान लो आप किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदते हो, तो आप क्या करते हो? आप उस पे स्टॉक पे जाके बाई करते हो, खरीदते हो, जितना भी क्वांटिटी आपको खरीदना हुआ। तो यहाँ पे जो ब्रोकर है ज़ीरोधा या क्रो, वो क्या करते हैं? वो ऑर्डर को, आपके दिए हुए ऑर्डर को NSE और BSE को राउट करते हैं, एक्सचेंज को राउट करते हैं, और NSE और BSE से वो ऑर्डर कंफर्म हो जाता है, फिर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। और जैसे ही वो शेयर आपने खरीद लिए, तो वो NSDL या CDSL के साथ वो शेयर स्टोर हो जाता है। तो ओवरऑल जो स्टॉक ब्रोकर है वो क्या कर रहा है? आपके और मार्केट के बीच में एक मिडिल मैन का काम कर रहा है, जो आपके द्वारा खरीदे हुए शेयर को एक्सचेंज से ऑर्डर दे रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, और उसके बाद NSDL और CDSL जो डिपॉजिटरी है वो आपके शेयर को स्टोर कर रहे हैं। तो बेसिकली ब्रोकर कुछ नहीं है, वो आपको मार्केट से कनेक्ट करने का एक ज़रिया है, जिसके वो कुछ मिनिमल चार्जेस भी लेते हैं। नाउ आप स्टॉक ब्रोकर करते क्या हैं? तो हमने अभी हालांकि ये डिस्कस किया, बट मोटा मोटा यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें हैं जानने की ज़रूरत है, जिसमें स्टॉक ब्रोकर आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे आप शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो हर एक स्टॉक ब्रोकर कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइज करते रहते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। डीमैट अकाउंट ओपन करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके आपको प्रोवाइड करते रहते हैं, वेबसाइट से, प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से। एंड अपने ऐप में या वेबसाइट पे आपको जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो रिसर्च एंड टूल्स के हेल्प से आपको वहाँ पे गाइडेंस भी देते हैं, स्टडी मटेरियल्स भी देते हैं, न्यूज़ और न्यूज़ का इम्पैक्ट शेयर मार्केट में क्या है वो भी देते हैं। इवन अगर आप अपने शेयर को खरीदते हो, बेचते हो, काफ़ी टाइम से आप ट्रेड कर रहे हो, तो वो आपको स्टेटमेंट भी प्रोवाइड करते हैं आपके ओवरऑल जो आपने ट्रेडिंग किया हुआ है। तो दिस इज़ दी बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टॉक ब्रोकर। और स्टॉक ब्रोकर अपने अपने ऐप और वेबसाइट्स में कुछ इम्प्रोवाइज़ करते रहते हैं ताकि उसके इन्वेस्टर्स वहाँ से ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड करें, जिससे उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है। नाउ नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो शेयर मार्केट से, तो किस तरह के चार्जेस आपको लगते हैं, कितने चार्जेस लगते हैं? तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस केस में आपको कम चार्जेस पे करने पड़ेंगे। पर अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्टर हैं जो डेली ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं या फिर ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा चार्जेस देने पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो वहाँ पे आपको जो स्टॉक ब्रोकर है वो ब्रोकरेज चार्ज लेता है, गवर्नमेंट उस पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लेती है, NSE और BSE उस पर एक्सचेंज ट्रांजेक्शन टैक्स लेते हैं, सेबी उस पर एक थोड़ा मिनिमल चार्ज लेता है, देन उस पर GST लगता है, स्टैम्प ड्यूटी, और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो इतने सारे चार्जेस हैं। तो लाइक आई सेड कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आपको चार्जेस कम देने पड़ेंगे, पर अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको चार्जेस ज़्यादा देने पड़ते हैं, जो आपको ट्रैक करने की ज़रूरत है। अब सवाल ये आता है कि आप शेयर मार्केट में कितनी तरीके की इन्वेस्टमेंट मोटा मोटा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो इक्विटी होता है। इक्विटी यानी कि
जैसे हमने डिस्कस किया किसी भी कंपनी में हिस्सेदारी लेना, तो मान लीजिए कंपनी है TCS। अब आप TCS में शेयर परचेज कर रहे हो, आपने कहीं न्यूज़ सुनी, कोई अपडेट देखा, परफॉर्मेंस चेक करी और आप खुद रिसर्च करके उस स्टॉक को परचेज कर ले रहे हो। तो इसमें देखो आपकी तो नॉलेज लिमिटेड है, आप कोई फंड मैनेजर या फिर बहुत बड़े रिसर्च एनालिस्ट तो नहीं हो, है ना, कि आपने जिस एजेंडा से उसको परचेज किया है तो आपको प्रॉफिट ही देगा। तो इक्विटी क्या है, सेल्फ ड्राइव है। तो बेसिकली अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि आपको मान लो एक हाईवे पे जाना है, राइट, एक लॉन्ग हाईवे पे जाना है और आपको वो डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो अगर आप खुद से ड्राइव करके जाओगे तो आपको रिस्क ज़्यादा होगा, करेक्ट। जो चीज़ आपको नहीं आती, आप खुद से ड्राइव करके जा रहे हो वहाँ पे, तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगा। दूसरा क्या है, या तो आप ड्राइवर हायर कर लो, दैट्स अ म्यूचुअल फंड। तो आप क्या करते हो, म्यूचुअल फंड में आप पैसे लगाते हो, पर आपका जो पैसा है वो फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में। और थर्ड, बहुत ही सिंपलेस्ट इजी वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इज SIP। यानी कि आपने ना खुद से ड्राइव कर रहे हो, ना ड्राइवर हायर कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप डेली स्मॉल वॉक कर रहे हो जहाँ से आपका जो हेल्थ है वो लॉन्ग टर्म पे अच्छा रहेगा। तो एक चार्ट यहाँ पे मैंने बनाया आपके लिए टू मेक यू अंडरस्टैंड वेरी इजली। अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हो, आप स्टॉक बाय या सेल करते हो, तो उसमें जो रिस्क है वो हाई रहता है। ऑब्वियसली रिस्क हाई रहेगा तो रिटर्न्स के भी हाई होने के चांसेस है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नॉलेज आपकी बहुत ही डीप होनी चाहिए इसमें, उस पर्टिकुलर स्टॉक में। देन आपका म्यूचुअल फंड, रिस्क मीडियम है, रिटर्न भी मीडियम होता है। एंड हु शुड इन्वेस्ट, बिगिनर्स जैसे आपको शेयर मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है, पर आप कंफ्यूज हो कि इन्वेस्टमेंट करनी है बिकॉज शेयर मार्केट अच्छा रिटर्न देता है। तो कहाँ से शुरुआत करें, म्यूचुअल फंड से शुरुआत करते हैं। म्यूचुअल फंड आने वाले एपिसोड्स में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप सही म्यूचुअल फंड पिक कर सकते हो और लॉन्ग टर्म पे एक अच्छा रिटर्न्स ले सकते हो। एंड नेक्स्ट SIP। सो SIP एंड म्यूचुअल फंड सेम है। SIP म्यूचुअल फंड का ही पार्ट है। आप म्यूचुअल फंड में क्या है कि आप एक साथ भी पैसा डाल के इन्वेस्ट कर सकते हो या हर महीने आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वही जो हर महीने इन्वेस्ट करने का प्रोसेस है ना, वही SIP है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो उसमें रिस्क बहुत कम होता है एंड रिटर्न स्टेबल है। एंड अगर आप सैलरीड पर्सन है तो इट इज़ गुड, हर महीने आपकी सैलरी आ रही है, उससे आपने 10% 20% जो भी आपका बन पाता है वो निकाल के आपने SIP में डाल दिया हर महीने। तो वहाँ से आपका ये टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो मैंने बताया कि आप अपने कैटेगरी के हिसाब से, नॉलेज अच्छी है तो इक्विटी में कर सकते हैं, बिगिनर्स हैं तो म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हैं, सैलरीड पर्सन है तो फिर आप SIP में जा सकते हैं। नाउ टाइप ऑफ ट्रेडिंग। सो यहाँ पे देखो 4 तरह के ट्रेडर्स होते हैं। पहला, इंट्राडे ट्रेडिंग्स। इंट्राडे जैसा कि नाम ही दिख रहा है, इंट्राडे, सेम डे पर आपने क्या किया, कोई स्टॉक सेम डे पे खरीदा, सेम डे पे बेच दिया। तो विद इन अ डे जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसे हम इंट्राडे करते हैं, काफ़ी रिस्की भी होता है। डिलीवरी ट्रेडिंग। सो डिलीवरी ट्रेडिंग, आपने आज परचेस किया और आपने या तो कल उसे बेचा या फिर बाद में बेचा, वेन एवर यू नीड इट। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर डिलीवरी ट्रेडिंग करती हैं और उसमें चार्जेस भी कम आपके लगते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। सो डिलीवरी ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे फॉर द इन्वेस्टमेंट। देन वी हैव अ स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग 5 से 10 दिनों के लिए, तो 1-2 हफ्ते के लिए जो इन्वेस्टर्स न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। मान लो अभी इसराइल ईरान का वॉर चल रहा है, ऑयल का प्राइस बहुत राइज कर रहा है, तो ऐसे में वो क्या करते हैं कि 1-2 हफ्ते में क्या होगा, ऑयल का प्राइस बढ़ सकता है, तो दे विल इन्वेस्ट इन द रिफाइनरी प्रोजेक्ट और ऑयल कंपनीज। तो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो स्विंग का मतलब क्या है कि एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, तो वो ऊपर जाने पे क्या करते हैं, बेच देते हैं, नीचे आने पे खरीद लेते हैं, दैट्स अ स्विंग ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग, ये भी स्विंग ट्रेडिंग की तरह ही है, पर जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे 1-2 महीने के लिए आपने अगर ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है ट्रेडिंग का तो पोजिशनल ट्रेडिंग में आ जाता है। तो ये 4 तरह की ट्रेडिंग है जो नॉर्मली पीपल
और इन्वेस्टर्स करते हैं। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस ट्रेडिंग में आपको देखना क्या है कि आप कहाँ पे फॉल करते हैं, आपको किस कैटेगरी में रहना चाहिए। तो इंट्राडे तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत हाई रिस्की होता है। सेम डे पे एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मार्केट वेटेरियंस हैं, उनको करना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो, आप मीडियम लेवल पे भी हो, तो आप यू शुड नॉट गो इन द इंट्राडे। स्विंग ट्रेडर्स जो लर्नर्स हैं, जो सीख रहे हैं, दोज हु आर वेरी वेल अपडेटेड विद द न्यूज़, उन्हें करना चाहिए। पोजिशनल वर्किंग प्रोफेशनल्स, अगर आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है या किसी भी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया, रिजल्ट बहुत अच्छा है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं और आप बहुत अच्छा आपका गट फीलिंग है, तो यू कैन टेक अ लीप ऑफ फेथ और वहाँ पे आप पोजिशनल ट्रेडिंग ले सकते हैं। एंड डिलीवरी लॉन्ग टर्म बिगिनर्स के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के बारे में मालूम चलता है और उसका क्वार्टरली और जो उसका क्वार्टरली रिजल्ट है, परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी है, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस भी कर सकते हैं, राइट। एंड साथ ही साथ मैं बता दूं कि आई एम नॉट अ सर्टिफाइड स्टॉक मार्केट एडवाइज़र। सो जो भी आप इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर इन्वेस्टिंग, राइट। सो ये टाइप ऑफ ट्रेडिंग था। एंड नाउ मूविंग टू दी लास्ट थिंग ऑफ दी टुडेज एपिसोड इज़ ऑर्डर टाइप। जब भी कोई आप शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, तो 3 तरह के ऑर्डर टाइप आपको मिलते हैं। पहला मार्केट ऑर्डर, यानी कि जो जो उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, उसी प्राइस में आप वो शेयर खरीदेंगे। दूसरा लिमिट ऑर्डर, यानी कि आपने एक लिमिट सेट कर दी कि अभी ये स्टॉक 110 रुपये का, 110 रुपीज़ का है, जब ये 100 रुपये का आ जाएगा तब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो। तो आपने उसमें लिमिट लगा दी 100 रुपीज़। सो जब भी वो 100 रुपीज़ टच करेगा तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। नाउ दिस थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर, जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं, राइट, तो उसमें एक स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि किसी भी कंपनी का जब शेयर गिरता है, तो कोई भी रीज़न हो सकता है और वो काफ़ी नीचे तक जा सकता है, पर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कितना लॉस हम उठा सकते हैं। तो ऐसे केस में उस ऑर्डर में आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई शेयर 100 रुपये का ख़रीदा, राइट। अब वो 100 रुपये का शेयर 200 रुपये भी जा सकता है, 50 रुपये भी जा सकता है। बट द पॉइंट इज़ कि अगर वो 50 रुपये तक चला गया, तो क्या वो 50 रुपये का जो लॉस हुआ है वो आप बेयर कर सकते हो? अगर नहीं, तो कितना लॉस आप बेयर कर सकते हो? 80 रुपये तक जाता है तो फिर आप बेयर कर सकते हो। तो आप एक काम कर सकते हो, आप स्टॉप लॉस 80 रुपीज़ का लगा सकते हो। तो जैसे ही वो प्राइस 100 से 80 रुपीज़ आएगा, तो स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो जाएगा और आपका ऑर्डर एग्जिट हो जाएगा। सो आई होप आप सभी लोगों को ये बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो। आई हैड ट्राइड माई बेस्ट टू मेक इट वेरी सिंपल। एंड अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आई है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि उसको और अच्छी तरीके से समझा सकूँ आपको लेमन एग्जांपल्स के थ्रू, राइट। बिल्कुल, आप अगर लास्ट एपिसोड नहीं देखा है, सबसे पहले आप लास्ट एपिसोड देखिएगा, फिर ये एपिसोड देखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए, हम रियल टाइम सिनेरियो में देखेंगे कि वो कैसे प्रोसेस होता है ऑन दी स्टॉक ब्रोकर ऐप या फिर एक्सचेंज पे। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी हो, अगर आपको एज अ बिगनर चीज़ें सिंप्लीफाइड लगी हो, तो लाइक करें, कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हैव अ ग्रेट टाइम।